तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा लास्ट दिन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ओके, डाउट सेशन होगा या रिवीजन प्लान होगा वो तो दूसरी बात है, लेकिन मैथ्स का आज हमारा लास्ट डे है। ओके, मैथ्स का हमारा क्या है, आज लास्ट डे है। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज लास्ट क्लास है, तो मैं सोच रहा था इस दुख में कि लास्ट क्लास है, मैं अपने बाल वाल कटवा दूं और दाढ़ी वाड़ी उतरवा दूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला फिर। ओके, तो चलिए, तो बेसिकली आज लास्ट क्लास है। और तो कितना, कौन सा दिन है आज, जरा देखने दो मुझे। 37th डे है आज। ओके, 37th डे है। 26 मई को स्टार्ट किया था ना, कि 26 जून को, हाँ 26 मई को स्टार्ट किया था हम लोगों ने मैथ्स को पढ़ना। और तब मुझे इतना यकीन नहीं था कि यह जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रहेगी। ओके, हमने सबसे ज़्यादा टाइम दिया कैलकुलस में, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम हमने दिया है प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम दो चैप्टर्स में गया है, एक प्रोबेबिलिटी, दूसरा कैलकुलस। क्योंकि प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस में हमने प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा किए थे और कुछ चीज़ों को अच्छे से समझा भी था। ओके, और दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे, दूसरा हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और आपका लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं थे। तो ठीक है, तो समराइज करें इसको, तो हमने कैलकुलस पढ़ा, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा, हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, और क्या रह गया, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा। ओके, आज बेसिकली लास्ट लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, जो हमने कल तक पढ़ लिया है 90% चांस है कि क्वेश्चन वहीं से ही आएगा। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वहां से रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको आइडिया होनी चाहिए। ओके, तो आज के जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, है ना, आज के जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, बस गेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना जो आपको दी जाती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद टेस्ट सीरीज देना, मैं असाइनमेंट तो लेता ही हूं आपसे, टेस्ट। ओके, ये ओके, स्टार्ट किया जाए फिर, चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो आई होप कि आप लोगों की भी जर्नी अच्छी रही, ये जो 37 दिन थे। ओके, वैसे कोर्स तो 30 दिन में ही खत्म करना था, लेकिन जैसे कि आपको पता है लाइव क्लास है तो एक हफ्ता आगे हो ही जाता है। ओके, फिर भी हमने ध्यान रखा कि एक हफ्ता ही आगे हो, ज्यादा आगे ना हो। समझ में आई इतनी बात, सबको क्लियर हुआ ये? ओके, तो किसी को कुछ दुविधा, किसी को कोई दिक्कत, मुझे अभी बता दीजिए कि आपको मैथ्स में कुछ दिक्कत हुई या दुविधा हुई, या आप सब लोग सेटिस्फाइड हो जितना आपको पढ़ाया गया है खुशी के साथ, है ना। तो ओके, इको हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इको अभी नहीं होगा इको। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट टेस्ट होगा कि नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट शायद आपको पोर्टल पे ही शायद जो है टेस्ट वही देना है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कल जो हमने पढ़ा था, जब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जो हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, जिसमें हमने दो टेक्निक पढ़ी, कौन कौन सी टेक्निक पढ़ी थी हमने, एक अपनी बायोनोमियल, दूसरी पॉइजन। उसमें क्या था, अपना रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट था। यहां पे रैंडम वेरिएबल क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे ही रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस की बात आ गई तो आपके दिमाग में कौन सा एग्जांपल आएगा, जल्दी मुझे बताओ। ओके, चलिए, तो इसमें स्क्रीन ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, छोटा छोटा बोर्ड। ठीक है, कुछ इसमें सेटिंग की है क्या, कैमरा में कुछ सेटिंग की है क्या? आज रोज छेड़छाड़ करते हैं ये लोग कैमरा में। ओके, तो ठीक है, तो बेसिकली हमारे लिए कॉन्टिन्यूअस हम बात करें, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की जब बात करेंगे तो पहला रैंडम वेरिएबल हमारे दिमाग में आता है हाइट, मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक वेट हो गया, लाइक आपका हाइट हो गया, लाइक टेम्परेचर हो गया। ओके, लाइक कुछ कैमरा में प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इधर से। ओके, जरा रुकिए, ठीक है, चलिए कंटिन्यू रखिए, यहां पे सेटिंग कर रहे हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो उसमें आज डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, डेट इज कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका, फिर एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आपका आएगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें एक अंदर और आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं, ओके, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका हमें क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे पढ़ना है उसको समझो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, अभी ध्यान से क्वेश्चन सुनना है ना, यहां पे देखिए एक मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब देना। 20 स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बोल रहा हूं एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट 150 टू 160 सेंटीमीटर है, 150 टू 160 सेंटीमीटर के बीच में। अभी मैं पूछ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर मैं इधर से एक स्टूडेंट पिक करूं और उसकी हाइट हो 152.5 सेंटीमीटर। ओके, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, इको आ रहा है, बैकग्राउंड में इको आ रहा है, नॉइज आ रहा है, बोल रहे हैं। स्क्रीन छोटा लग रहा है जी, मुझे भी स्क्रीन, हाँ अभी स्क्रीन सही हो गया, पहले छोटा लग रहा था, अभी स्क्रीन सही है। ओके, इको प्रॉब्लम, डबल वॉइस आ रहा है, बोल रहे, लेकिन बोल तो एक ही रहा है बंदा ही। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है ये लास्ट 3 दिन से? अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है, देखिए जरा चेक कीजिए। इको आ रहा है, अभी नहीं आ रहा होगा, इको रीस्टार्ट करो, है ना, एग्जिट करो, फिर ऐप में से बाहर निकलो, फिर से लेक्चर को स्टार्ट करो। अभी देखो इको नहीं आएगा, जल्दी, अभी देखो इको नहीं आएगा। ओके, अभी देखो इको नहीं आएगा, अभी इको नहीं आएगा। अब ठीक आ रहा है ना? ठीक है, अभी ठीक है, सब स्क्रीन भी ठीक है, अभी अभी छोड़ दीजिए, अभी ठीक है। ओके, चलिए, तो अभी मुझे बताइए, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ओके, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक स्टूडेंट की हाइट 150.5 सेंटीमीटर हो। आ रही है इतनी बात समझ में? हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ओके, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हमने बोला 20 स्टूडेंट्स हैं, हमें इनकी एग्जैक्ट हाइट पता नहीं है, स्टूडेंट्स की एग्जैक्ट हाइट पता नहीं है, हमने बोला इनकी हाइट 150 टू 160 सेंटीमीटर के बीच में है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर स्टूडेंट है, ओके, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को अगर पिक करते हैं तो उसकी हाइट 150.5 सेंटीमीटर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस रेंज में नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? ओके, नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, जल्दी से अभी बताओ मुझे, नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? ओके, हमने बोला कि हमारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हमें सिर्फ इतना पता है कि उनकी हाइट 150 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है, और हमें एक स्टूडेंट पिक करना है जिसकी हाइट हो लेटर से 152.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे इस हाइट की रेंज में? ओके, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे इस हाइट के बीच में? वहीं से आप फेवरेबल उठाओगे ना, आप फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस करोगे। तो इस केस में क्योंकि रेंज दिया गया है 150 टू 160 सेंटीमीटर, तो यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, लेटर से 150.05 सेंटीमीटर, 150.06 सेंटीमीटर, 150.055 सेंटीमीटर। तो यहां पे इनफाइनाइट केसेस बनेंगे, इनफाइनाइट केसेस बनेंगे, उसमें आपका फेवरेबल केस कितना होगा जरा मुझे बताइए, जो एक स्टूडेंट को पकड़ोगे। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो अभी मुझे बताओ, आप एक स्टूडेंट को पकड़ोगे, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इनफाइनाइट केसेस बनेंगे, सीधी सी बात है, इनफाइनाइट केसेस बनेंगे, उसमें से एक ही केस होगा जो आपका फेवरेबल केस होगा, जो एक स्टूडेंट की डिजायरेबल जो हाइट होगी, ठीक है, 100% उसमें से एक केस तो होगा ही जो उस स्टूडेंट की हाइट होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक स्टूडेंट की हाइट इसमें 152.5 सेंटीमीटर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल तो एक ही होगा, ओके, तो प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे फेवरेबल तो एक ही होगा। और यहां पे अभी हम रफ आइडिया कर रहे हैं, वैसे इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, 1/इंफिनिटी, ओके, यहां पे ऐसा लिख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, ये क्या आ गया? जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा?
जीरो आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ओके, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ओके, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, पी अप्रोचेस जीरो, पी अप्रोचेस जीरो। तो हमने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला? अगर हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे और डायरेक्ट हम ऐसा सोचेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे कि यहां पे हमने देखा कि हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वैसे ही अगर हम टेम्परेचर पे जाएंगे तो बोलेंगे इस अब मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इतना टेम्परेचर होगा। तो हर बार प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जीरो ही आएगी। आप कोई भी स्टूडेंट पिक करो 20 में से, मैं बोलूंगा बताओ एक स्टूडेंट, चलो 20 में से एक निकल गया, अभी दूसरा स्टूडेंट है, उसकी बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाइट 155 सेंटीमीटर होगी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जीरो आएगी। क्या आएगी? जीरो आएगी। ओके, तो हम यहां पे ध्यान से सुनो, हम यहां पे एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं कर सकते। ये बात आ रही समझ में? अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, हम यहां पे एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं कर सकते। तो किसकी बात कर सकते हैं? आइए समझते हैं इस चीज को, है ना, आइए इस चीज को समझते हैं। अरे बाप रे, ये कपड़ा यार दूसरा दो, गीला कपड़ा है, किसने किया ये गीला? अरे खराब हो जाएगा, ये खराब, लास्ट टाइम खराब हो गया था पूरा। ओके, ये बात आई आप लोगों को समझ में? एक बार मुझे बता दीजिए, ये बात समझ में आई? ओके ठीक है, चलो ये ठीक है। ओके, एक ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप पर्टिकुलर एक पॉइंट की, एक फेवरेबल केस की बात करोगे, दो फेवरेबल केस की बात करोगे, तीन फेवरेबल केस की बात करोगे इंडिविजुअली, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो निकलेगी। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो निकलेगी। न्यूमेरिकली करेक्ट है, न्यूमेरिकली लॉजिकली हमें करेक्ट है, लेकिन इधर से हम कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, इधर से हम कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी कौन सा आइडिया हम अपनाएंगे वो देखते हैं। चलो कौन सा आइडिया अपनाएंगे? ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को? ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को कि हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, अगर सिंगल एक सैंपल पॉइंट, एक सैंपल की बात करेंगे, एक सैंपल पॉइंट की बात करेंगे, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? जीरो निकलेगी। क्या निकलेगी? जीरो निकलेगी। ये बात आई क्या समझ में? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? एक बार मुझे बता दो, यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? जल्दी बताइए जरा, यहां तक किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? जल्दी मुझे बता दो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? जल्दी बताइए, यहां तक किसी को कुछ डाउट? यहां तक किसी को कुछ डाउट? जल्दी मुझे बताओ, यहां तक किसी को कुछ डाउट? अभी हम थोड़ा थोड़ा चीजों को समझ रहे हैं ना, ताकि आपको आइडिया है कि आप कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या है। यहां तक किसी को कुछ डाउट? आइडिया सबको आ गया? ओके चलिए यहां तक। अभी आगे सुनो, आगे जरा कहानी को सुनो। ओके, मैं इंटेंशनली कुछ बना रहा हूं, ऐसा इंटेंशनली हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे ताकि आपको आइडिया आए। जैसे कि मैं बोलूं कि यहां पे ओके, मतलब 150 से 160 सेंटीमीटर, 150 से 160 सेंटीमीटर के 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 30 स्टूडेंट्स। ओके, 40 कर दो, 40 रुको एक सेकंड, ताकि हम कुछ ऐसा प्लॉट बना पाए जो आपको आसानी से समझ में आए। ओके, 140 से 100, ये एग्जांपल 130 से 140 में हम कर देते हैं क्या? 15% और 15 स्टूडेंट्स। ओके, और 140 से 150 में कर देते हैं 25, तो कितने हो गए? 40 हो गए। 150 से 160 में कर देते हैं हम 35, कितने? 35। कितना हो गया टोटल? 40, 35। ओके, कितना हो गया टोटल? ये 40 और 35, 75 हो गया ना। तो इसको 40 कर दो, एक काम कर दो, इसको हम कर देते हैं 45। ओके, 45। फिर हम जाते हैं 160 से 170 के बीच में। 100, अभी मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से समझना तो आपको आइडिया लगेगा। ओके, 160 से 170 के बीच में 100 बनाने हैं, तो यहां पे कितने हो गए? ये हो गए 60 हो गए, और ये कितने हो गए? 85। तो 15 बचा ना, 15 बचा। ओके, क्लियर? यहां पे ये आइडिया क्लियर हुआ। तो ये हमने क्या बनाया? ध्यान से सुनो, हमने टाइप 3 डेटा बनाया। ओके, टाइप 3 ग्रुप डेटा। ओके, क्लास वैल्यू इन इंटरवल, ये हाइट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, तो हम देखो अभी क्या आइडिया लगाएंगे ना, वो समझो। अभी हम क्या आइडिया लगाने वाले हैं वो समझिएगा, है ना। ये देखना, ये देखना, अभी क्या आइडिया लगाएंगे वो देखो। ओके, ये अपना एक्स एक्सिस, क्या आइडिया लगा रहे हैं ना वो देखो। ये अपना
लेटस से ओरिजिन है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अभी यहां पे देखो इंटरवल कहां, 130 से 170, मेरा जो इंडिपेंडेंट जो मेरा रैंडम वेरिएबल है कहां से कहां जा रहा है, 130 से 170। ओके, तो मैं इसको ये यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसको ही 130 नाम दे सकते हो, कोई भी वो दिक्कत की बात नहीं है, एनालिसिस कर रहे हैं हम। ओके, तो चलो मैं इसको बोल देता हूं 130। ओके, इसको हम बोल देते हैं 140, अभी ध्यान से समझना, इसको बोल देते हैं 150, ये 160, ये 170, ये 170। अभी समझना क्योंकि आपके ही यहां पे काम आएंगी चीजें, अभी इस चीज को समझिएगा, है ना, इस चीज को हम समझते हैं। ओके, इस चीज को हम समझते हैं और फिर चीजों को आगे एनालिसिस हम करते हैं। अभी ध्यान से समझना, इस चीज को देखना। ओके, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, है ना, 160 से 170। ओके, ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया, यहां से देखना। ये ओके, ये हो गया। ओके, अभी ध्यान से समझो इस चीज को, है ना, ध्यान से समझिए। अभी यहां पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है। कितने हैं, 100 है। अभी हमने कंक्लूजन क्या निकाला, अगर यहां पे इस डेटा फॉर्म में क्या कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जा रहे हैं तो एक सिंगल पॉइंट की बात करना मीनिंगलेस है। अभी तुम ध्यान से देखना, ये 150। ओके, अभी ध्यान से समझना, फिर देखना मजा आ जाएगा तुम लोग को आज तो। ओके, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये एरिया, इस एरिया को कंसीडर करते हैं। ओके, इस एरिया को कंसीडर किया जाए। ओके, अभी यहां पे देखना। ओके, यहां पे देखो 140 से 150, 140 से 150 ये वाला एरिया। ओके, और 130 से 140 ये वाला एरिया। ओके, 160 से 170 ये वाला एरिया। ओके, क्लियर हुई ये बात, ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, है ना, अभी ध्यान से देखिए। अभी हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में मैं इस एरिया को टारगेट करूंगा। ओके, मैं इस एरिया को टारगेट करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, ये जो कर्व आया है ना, कर्व। ओके, ये जो कर्व आया है, ध्यान से देखो, ये जो आपको कर्व मिला है, लेटर से हम इसको बोल देते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स। क्या बोल देते हैं, एफ ऑफ एक्स। ओके, क्या बोल देते हैं आप, एफ ऑफ एक्स। हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, अभी मैं जो समझाने जा रहा हूं समझ लो, फिर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, ये जो एरिया है ना, ये जो इस कर्व के अंडर 150 और 160 के बीच में एरिया आया ना, वो एरिया है आपका कितना, ऐसा हम लिखेंगे, ये एरिया है आपका कितना है, 45%। 45%। ओके, ये वाला एरिया है 15%। ओके, और ये वाला भी एरिया कितना है, 140 से 150, 25%। और ये वाला एरिया कितना है, 15%। ओके, ये वाला एरिया कितना है, 15%। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला, अगर तुम यहां से 150 से 160 के बीच में इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, ध्यान से सुनो, 150 और 160 के बीच में अगर इस फंक्शन का हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो हमें क्या मिला, 45%। ओके, 45%। और इसको हम बोल सकते हैं 0.45। कितना वैल्यू मिला, 0.45। 0.45 का मतलब यह होगा कि इस 150 और 160 के बीच में, ध्यान से देखो, 160, ओके, 150 और 160, 150 और 160 के बीच में एक स्टूडेंट की हाइट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.45। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.45। ये बात आई समझ में, ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को, ये आइडिया क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करूंगा 150 से 160 के बीच में, 150 से 160 के बीच में, तो मुझे आंसर मिला 0.45। उस 0.45 का ये मतलब है, ध्यान से सुनो, उस 0.45 का ये मतलब है कि एक स्टूडेंट जिसकी हाइट 150 और 160 के बीच में होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 45% और 0.45। क्योंकि हमने पहले क्या बोला, अगर हम इस बात पे जाएंगे, हमें यह पता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसकी हाइट इस 150 और 160 के बीच में है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट की बात करेंगे कि बताओ एक स्टूडेंट की हाइट 152.5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, उसके बजाय हमने क्या किया, उसके बजाय हमने यह पता लगाया
कि 150 और 160 इंटरवल के बीच में प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 150 और 160 के बीच में प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.45। ओके, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमको प्रोबेबिलिटी दे रहा है, और वो कैसे दे रहा है मैं आपको बता रहा हूं। 150 और 160 के बीच में प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.45। इसका मतलब है एक स्टूडेंट की हाइट 150 और 160 के बीच में हो, इसका चांस कितना है, 45%। कितना पॉइंट, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.45। एक स्टूडेंट की हाइट 150 और 160 के बीच में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.45। और अगर 100 स्टूडेंट्स हो क्लास में तो क्या प्रोबेबिलिटी, तो अगर 100 स्टूडेंट्स की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, 40 चांस है कि 45 स्टूडेंट्स का हाइट कहां पे होगा, 150 और 160 के बीच में। 150 और 160 के बीच में मैंने इसी डेटा से ड्रॉ किया, देखो टोटल 100 स्टूडेंट्स है ना, तो 150 और 160 के बीच में 45 स्टूडेंट्स हैं। और हम जब प्रोबेबिलिटी, हम जब एक ठीक ठाक बहुत ही अच्छा अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन तो मैंने रफली ड्रॉ किया है ना, ये फंक्शन हमारे पास एडवांस में होना चाहिए। एडवांस में होना इसलिए चाहिए, एडवांस में इसलिए ये फंक्शन होना चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो हम इस डेटा का इनपुट करके ये प्लॉट ड्रॉ करेंगे या इस फंक्शन के इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकेंगे। ओके, ये बात आ रही समझ में, क्लियर हुआ ये आपको आइडिया। तो हमने क्या बोला, 150 और 160 के बीच में चांस कितना है, 45%। एक स्टूडेंट का मतलब एक स्टूडेंट की हाइट 150 और 160 के बीच में होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.45। तो 100 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, तो कितने स्टूडेंट्स का चांस होगा कि उनकी हाइट इस रेंज में लाया करेगी, सीधी सी बात है 45 स्टूडेंट्स का। ओके, 0.45 इंटू 100। ये आइडिया क्लियर हुआ। सिमिलरली आप इस एरिया पे भी फोकस कर सकते हो, इस एरिया पे भी फोकस कर सकते हो। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या, ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, ये आइडिया क्लियर हुआ, एक बार मुझे बता दो ये आइडिया क्लियर हुआ। मैं क्या दिखा, अभी आप बोलोगे अभी हम क्या करेंगे, ये तो अपने पास डेटा था, हमने ये रफ ड्रॉ किया ना, ये रफ एनालिसिस किया, हमें पता थोड़ी है ये एक्यूरेट है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ऐसा फंक्शन चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऐसा फंक्शन चाहिए, ऐसा फंक्शन चाहिए। सबसे पहले ऐसा फंक्शन मॉडल करना पड़ेगा। ऐसा फंक्शन अगर आपके पास होगा तो आप डायरेक्टली किसी भी फॉर्म का डेटा हो, डायरेक्ट उस फंक्शन का मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके, कैलकुलस में हमें पता है एरिया अंडर दी कर्व कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके हम डिजायरेबल रिजल्ट्स पे कंक्लूड कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये आइडिया क्लियर हुआ। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इस फंक्शन की मॉडलिंग करना, इस फंक्शन की मॉडलिंग करना। ओके, समझ में आई ये बात, ये बात समझ में आई जो मैं आपको स्ट्रेस डाल रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इस पे फोकस नहीं करते, एक पर्टिकुलर सिंपल पॉइंट पे, हम रेदर देन किस पे फोकस करते हैं, रेंज पे। ओके, किस पे फोकस करते हैं, रेंज पे। ओके, ये बात क्लियर हुई। अभी देखो अगर आपके पास ग्राफ दिया हो तो अपनी सिंपल अपनी नॉलेज से कैलकुलस से आप ये बता सकते हो कि मैं एक सिंगल पॉइंट की बात करूं। ओके, हम अभी सिंगल पॉइंट की बात करूं तो सिंगल पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो एरिया अंडर दी कर्व जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, उसकी तो विड्थ होगी नहीं, उसकी हाइट कुछ हो सकती है, विड्थ तो होगी नहीं। तो सेम सिंगल पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो सीधी सी बात है एरिया अंडर दी कर्व कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ आप लोगों को? ये मेरा आइडिया क्लियर हुआ जो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं, जल्दी मुझे बताइए आइडिया क्लियर हुआ? ओके, आइडिया क्लियर हुआ? ओके, अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ ये टोटल एरिया अंडर दी कर्व हमेशा ये क्या दे रहा है हमको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया अंडर दी कर्व प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ओके, इस फंक्शन की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या है उसका कुछ प्रोबेबिलिटी से लेना देना नहीं है। ओके, इस फंक्शन का ध्यान से सुनिएगा, इस फंक्शन का इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है उसको प्रोबेबिलिटी से लेना देना नहीं है। आपको कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू 3 हो, जबकि प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रोबेबिलिटी की जब बात करेंगे तो हम किस में इंटरेस्टेड है, एरिया अंडर द कर्व में, वो हमेशा 1 से कम ही आएगा। मैं अभी आपसे क्या पूछ रहा हूं, 130 से 170 के बीच में पूरा एरिया अंडर द कर्व, इसका रिजल्ट पूरे अगर एरिया की बात करें तो आंसर क्या आना चाहिए,
ओके पूरे अगर इस एरिया की बात करें 130 टू 170 में जिस इंटरवल में हम इंटरेस्टेड है ओके उस एरिया की बात करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी मुझे बात बताओ। ये पूरे एरिया की बात करें तो आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी मुझे बात बताओ। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 130 टू 170 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके क्योंकि देखो ये एरिया 15% है, 25% है, 45% है, 50%, सबका अगर सम करेंगे तो ये जो पूरा एरिया मिलेगा 130 टू 170 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके क्लियर हुई इतनी बात? ये बात आई समझ में? इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसका हमें मॉडलिंग करना है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके आ रही है इतनी बात समझ में? ये बात आ रही समझ में? ओके चलो मैं अभी आपको लिखवाता हूं, ये आइडिया क्लियर हुआ ना? ओके चलिए हम जो तीन चीजें डिफाइन करने वाले हैं ना, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल और आपका कौन सा यूनिफॉर्म, उसमें बस यही गेम होगा। तीनों में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका डिफरेंट होगा क्योंकि ये तीनों इसलिए डिफाइन किए कि डिफरेंट सिचुएशन में आपको कोई एक काम आएगा, दूसरी सिचुएशन में आपको कोई दूसरा काम आएगा। ओके वेरी गुड। चलिए तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ओके ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ? ओके चलिए चलिए यहां पे देखो। ओके यहां पे देखो अभी सबसे पहले चीज आप नोट करोगे नोटबुक में पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ। ओके पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको कैसे? इट इज एन फंक्शन, इट इज एन फंक्शन एफ ऑफ स्मॉल एक्स लिखते हैं ना यहां पे। चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, स्मॉल एक्स है। ओके हम रैंडम वेरिएबल को तो एक्स ही लिखते हैं, अभी रैंडम वेरिएबल को क्या लिखते हैं? एक्स ही लिखते हैं। ओके लेकिन आपको बुक्स में एक्स, जब रैंडम वेरिएबल को एक्स ही लिखते हैं, जैसे मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू 2, तो इस 2 को छोटा एक्स बोला जाता है। ओके 2 को क्या बोला जाता है? छोटा एक्स बोला जाता है। ये बात आई समझ में? जबकि हम क्या लिखे थे? एक्स इज इक्वल टू x1 ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू x1 ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके लेकिन बुक्स में जो नोटेशन यूज होता है कि इस वैल्यू को छोटा x बोलते हैं, वो बायोनोमियल और पॉइजन में भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया था वहां पे। लेकिन यहां पे आप कीजिएगा क्योंकि फिर बुक में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा लिखवा रहा हूं। इट इज एन फंक्शन, इट इज एन फंक्शन which describes the continuous probability distribution, continuous probability distribution. Okay it is a function f of x which describes the continuous probability distribution। अभी से जो भी मैं बात करूंगा, अगर यहां पे ऐसे x लिखता हूं तो समझना मैं कैपिटल X लिख रहा हूं, और ऐसे लिखूं तो समझना छोटा x लिख रहा हूं। ओके वैसे वो इतना मैटर नहीं करता। ओके इट इज एन फंक्शन f of x which describes the continuous probability distribution। ओके ऐसा भी बोल सकते हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल X। ओके ये बात आई समझ में? रैंडम वेरिएबल X। ओके चलिए इसको नोट करो, इसको नोट करो। वेरी गुड। अभी देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी देखो, कोई भी फंक्शन अपने मन से हम नहीं बोल सकते कि ये पीडीएफ है, कोई भी फंक्शन हम अपने मन से नहीं बोल सकते ये पीडीएफ है। उसके लिए कुछ कंडीशंस तो होंगी ना। पहली कंडीशंस ओके कंडीशंस फॉर पीडीएफ, कंडीशंस फॉर एफ ऑफ एक्स, for f of x to be PDF। बस यहां पे देखिए पहली कंडीशन क्या है? इसकी वैल्यू 0। ओके इसकी वैल्यू 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके दूसरी, एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या होगा? इसका 1 होगा। क्या होगा?
1 होगा। ये हमने जनरलाइज लिख दिया है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जनरलाइज फॉर्म में, ओके। लेकिन हम जब एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम हम कौन से रेंज में, कौन से इंटरवल में हम एनालिसिस कर रहे हैं, वहां तक ये एरिया कंसीडर करेंगे, ओके। क्लियर? तीसरी पॉइंट लिख दो। तीसरी पॉइंट ये होगा, ओके, एफ ऑफ एक्स, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन होगा हमारे जो इंटरवल होगा उसके इंटरेस्ट में, ओके, जो हमारा इंटरवल है इंटरेस्ट का, लेकिन उस इंटरवल के बाहर, ओके, उस इंटरवल के बाहर, ओके, उस इंटरवल के बाहर ये क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, 0 होगा। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, हम उस इंटरवल को टारगेट करेंगे जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन ये वाली चीज को सेटिस्फाई करेगा, ओके, ये वाली चीज को सेटिस्फाई करेगा, और बाकी जो इंटरवल में नहीं कर रहा उसको वहां से डिसमिस कर देंगे।